नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस टॉपिक का जिसका नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। देखिए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, यानी सभ्यताओं का संघर्ष या संकट। ये शुरुआत होती है एसपी हंटिंगटन यानी सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी दी जाती है। और ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस ये आफ्टर द पोस्ट कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ये सिद्धांत दिया जाता है। अब शीत युद्ध आपको पता है कि कब ख़त्म हुआ था। शीत युद्ध आपका जो ख़त्म हुआ था वो 1992 में ख़त्म हुआ था, जब सोवियत संघ का पूरी तरीके से विघटन हो गया था। उसके साथ के जितने भी देश थे, जो ईस्टर्न यूरोप के देश थे, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, इस तरीके से यूक्रेन, ये सारे के सारे देश उस तरीके से अलग हो गए सोवियत संघ से और धीरे धीरे सोवियत संघ का पतन हो गया। इस पतन होने के बाद जो फुकुयामा उस समय के एक बहुत प्रसिद्ध इसी चीज़ को लेकर के उभर कर आए थे। फुकुयामा ने अपनी बुक जो लिखी थी इसी कोल्ड वॉर को जब समाप्ति हो गई थी कोल्ड वॉर की, यानी एक विचारधाराओं की लड़ाई की जब अंत हो गया था, तब उन्होंने अपनी बुक प्रकाशित करी थी जिसका नाम था एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट मैन। ये जो बुक थी ये यही दर्शाती थी कि अब जो है एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। इस युग में जो है जो विचारधाराओं की जो लड़ाई चली आ रही थी, जो मोस्टली जो विचारधाराओं किसके बीच में थी, यानी कम्युनिस्ट और जो कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच में जो एक लड़ाई चली आ रही थी 1960 के दशक से, तो ये जो लड़ाई है वो समाप्ति हो गई है और अब विश्व में जो है कोई विचारधाराओं की लड़ाई अब अस्तित्व में नहीं रह गई है। ये फुकुयामा का मानना था, जो कि एक उदारवादी चिंतक थे और उदारवादी चिंतक होने के नाते उनका पूर्णतः विश्वास था कि हमें विश्व में अब सिर्फ और सिर्फ जो पश्चिमी जो विचारधाराएँ हैं, यानी पूंजीवादी, लोकतंत्र, मानवाधिकार, इस तरह की विचारधाराओं का ही एक तरह से अस्तित्व रहेगा और बाकी सारे देश भी अब इसी विचारधाराओं को अपनाएंगे, क्योंकि रशिया भी अब धीरे धीरे उसी जो विचारधारा थी पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद, जो पूंजीवादी विचारधारा थी, उसको उन्होंने अपना लिया था। तो इसी पर जो है सैमुअल पी हंटिंगटन अपने ही जो उनके पहले के स्टूडेंट थे फुकुयामा, उन्हीं के एक आर्टिकल्स यानी फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल छपता है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से वो एक व्याख्यान देते हैं, लेक्चर देते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। विश्व में भले ही एक तरफ अब जो विचारधाराओं की लड़ाई है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब विश्व में एक नई तरह की विचारधाराओं की लड़ाई उत्पन्न होगी और ये विचारधारा होगी आपकी सांस्कृतिक। पी हंटिंगटन कहते हैं कि अब भले ही विश्व में विचारधाराओं की लड़ाई समाप्त हो गई है, लेकिन अब विश्व में एक नई तरह का संघर्ष उत्पन्न होगा। वो नए तरह का संघर्ष होगा कि धार्मिक, सांस्कृतिक या जो उनकी एथनिक यानी जो नस्लीय भेद है, यानी उसके आधार पर अब सभ्यताओं के बीच में संघर्ष होगा। अब ये सभ्यताएं मोस्टली ज्योग्राफिकल हैं। ज्योग्राफिकल इन द सेंस आप देखोगे विश्व जो है अलग अलग ज्योग्राफिकल हिस्सों में बटा हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा हुआ है, यानी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरेशिया। तो इस तरीके से जो विश्व जो बटा हुआ है उसी टेक्टोनिक्स प्लेट्स यानी आपने ज्योग्राफी में अगर पढ़ा होगा, तो उसी के आधार पर विश्व में अब एक नए प्रकार की धार्मिक जो उनके वहाँ पर अलग अलग जो धार्मिक और जो सांस्कृतिक कल्चर है उसी के आधार पर अब लड़ाई होगी या संघर्ष होगा। हर कोई अपनी धार्मिक प्रभुसत्ता को स्थापित करना चाहेगा, भले ही चाहे वो क्रिश्चियनिटीज़ हो या मुस्लिम हो या चाइनीज़ का जो कन्फ्यूशियस है उसके हो, लैटिन अमेरिकन का हो, अफ्रीकन हो, यानी इसके बीच में अब एक तरह से कन्फ्लिक्ट होगा। और ख़ासकर इस चीज़ पे वो जो सैमुअल पी हंटिंगटन हैं, अब वो बात करते हैं विश्व जो है यानी अब वेस्ट वर्सेस वेस्ट, यानी वेस्ट का मतलब क्या है, यानी पश्चिम जो देश हैं, पश्चिमी देश, खासकर यूरोप और अमेरिका, यानी जो वेस्ट को वो दो हिस्सों में बांटते हैं। ध्यान रखिएगा, वेस्ट को दो हिस्सों में, यानी पहले एक यूरोपियन वेस्ट है, यानी यूरोप में खासकर जो आपको पता है यूरोप हमारा जो हमेशा से प्रभुत्व की स्थिति में रहा है, यानी यूरोप में मोस्टली कौन से देश आते हैं, यूरोप में आते हैं आपके ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, यानी जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ है, और इटली। ये जो देश है इनका हमेशा से ही जब देखोगे कॉलोनियल टाइम में, यानी जो उपनिवेशवाद का जो युग था उसके अंदर इन्हीं जो उपनिवेशी साम्राज्यवादी शक्तियों का ही इनका प्रभुत्व होता है। तो ये जो देश हैं यही देश एक तरह से वेस्ट माना जाता है, यानी खासकर वेस्टर्न यूरोप के जो देश हैं एक तरह से एक वेस्टर्न शक्ति मानी है। इसके अलावा एक और वेस्टर्न शक्ति मानते हैं, वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में मोस्टली जो देश आते हैं वो अमेरिका और कनाडा से उनका संबंध है। तो यानी ये जो पूरी तरीके से वेस्ट है जो कि लिबरलाइज हैं, यानी जो एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानते हैं, मानव अधिकार का सम्मान करते हैं, जो विश्व में फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार
की जो नीति है उसको ज़्यादा अपनाते हैं, क्योंकि इनका जो टेक्नोलॉजी है हाई है और ज़्यादा से ज़्यादा विश्व में एक ग्लोबल एक इकोनॉमिकल वर्ल्ड चाहते हैं जिसमें इनकी जो सामान है ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो ये एक अलग टॉपिक रहेगा आपका। तो यहाँ पर यही चीज़ कहते हैं एसपी हंटिंगटन, जो वेस्ट वर्सेस रेस्ट, जो विश्व में अब वेस्ट वर्सेस रेस्ट की लड़ाई चल रही है, वो एक तरह से एक उदाहरण देते हैं कि 1920 के समय, 1920 यानी आपको पता होगा, यानी आज से पूरी तरीके से 100 साल पहले, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था, यानी 1914 से लेकर 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी इस समय देखोगे पूरी तरीके से वेस्टर्न यूरोप का डोमिनेंस था। यानी कहते हैं कि ये जो युग था वो वेस्टर्न यूरोप का युग था, पूरी तरीके से इनका डोमिनेंस था पूरे वर्ल्ड में, और इन्हीं के प्रभुत्व की वजह से, इन्हीं के जो डोमिनेंस की वजह से आपस में संघर्ष होते थे। ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ को अपने कंट्रोल में करने के चक्कर में, या अपने साम्राज्य को यानी अपने एम्पायर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करने या बढ़ाने के चक्कर में उनकी आपस में संघर्ष होते हैं। जैसे भारत में ही ब्रिटेन का एक तरह से उपनिवेश था, अफ्रीका में बहुत सारे यूरोपियन देश के सभी मोस्टली ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, पोलैंड, इन सब के ही साम्राज्य थे। तो इन्हीं के वजह से वो आपस में संघर्ष करते रहते थे। तो ये मानते हैं एस हंटिंगटन कि ये जो 1920 से लेकर लगभग 1945 तक का जो काल था वो यूरोप का, खासकर वेस्टर्न यूरोप का काल था, और इसमें इनकी शक्ति का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। फिर 1945 के बाद जो है यूरोप जब ढह जाता है, क्योंकि दो वर्ल्ड वॉर में उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है, और यूनाइटेड नेशन का उदय होता है, और साथ साथ डीकोलोनाइजेशन होता है। डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो वाकई जो यूरोप के जो अंदर जो कॉलोनाइज थे जो सारी कंट्रीज़, वो एक एक करके आज़ाद हो जाते हैं। 1947 में जैसे भारत है आज़ाद होता है, इसी तरीके से अफ्रीका 1960s, 70s और 80s तक धीरे धीरे आज़ाद होते रहते हैं और एक इंडिपेंडेंट नेशंस के रूप में उभर कर सामने आते हैं। तो ये जो देश थे ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे डीकोलोनाइज हो जाते हैं, यानी विउपनिवेशीकरण होता है इन देशों का। और अब यूरोप के पास इतनी शक्ति नहीं रह गई थी, क्योंकि वो आर्थिक और सैनिक दृष्टि से उनके बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जो जान माल सबका नुकसान हुआ था, क्योंकि दो वर्ल्ड वॉर वो 20 सालों के जो अंतराल में उन्होंने लड़ाए थे। यानी 1920 में एक, 1914 में मैंने बताया कि 1914 से 1919 तक एक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फिर 1939 से लेकर 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। इन दोनों वर्ल्ड वॉर में उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और इसी नुकसान का फ़ायदा उठाया था अमेरिका ने। और अमेरिका इस समय बहुत एक क्योंकि वो एक अलग महाद्वीप में था, तो वो काफ़ी बचा रहा था, और वो एक उभरती शक्ति के रूप में आया, और धीरे धीरे वो एक वेस्टर्न वर्ल्ड का लीडर बन के रह गया। तो यानी अब जो था लगभग 60s के बाद दो शक्तिशाली जो गुटों का युग कहा जाता है, जिसे हम कोल्ड वॉर का युग मानते हैं। इन कोल्ड वॉर में जो मोस्टली जो शक्तिशाली जो ग्रुप थे वो थे आपके एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन हम जानते हैं कि जो कोई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़ को लीड कर रहा था, जबकि अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज़ को लीड कर रहा था। यानी विश्व में इस तरीके से दो गुटों का एक तरह से बढ़ गए थे, बंटवारा हो गया था। साथ साथ एक और नया गुट उत्पन्न हो रहा था, वो था आपका नैम, जो हमने पढ़ा है। नैम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि तृतीय विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप था। यानी इस तरीके से हम देखते हैं कि वर्ल्ड जो था पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका था 1960 से लेकर 1990 तक। क्योंकि और इसमें क्या था, इसमें सिर्फ आइडियोलॉजीज़ थी, यानी एक तरफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज़, एक तरफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़, और दूसरी तरफ जो थे किसी भी आइडियोलॉजीज़ को ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे, या इन्हीं के अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, वो जो कि नैम थे। और इसमें मिक्सचर आइडियोलॉजीज़ के कंट्रीज़ थे। तो अब जो जैसे ही 1990s के बाद जैसे ही सोवियत यूनियन ख़त्म होता है, तो उसी समय फुकुयामा बहुत फेमस हो जाते हैं, अचानक फेमस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी समय वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जीत मानी थी। उनकी जो जीत हुई थी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, या जो कह सकते हैं कि वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को जो जीत हुई थी, उस जीत में उन्होंने फट से एक बुक लिख दी थी, और उसी बुक के वजह से वो काफ़ी फेमस हो गए थे, क्योंकि उसमें अमेरिका को और जो लोकतंत्र को और जो पूंजीवाद है उसकी विजेता माना गया था, और कहा था कि अब कोई विचारधाराओं की जो लड़ाई है, संघर्ष है, उसका खात्मा हो चुका है। इसी खात्मे के बाद फाइनली जो सैमुअल पी हंटिंगटन हैं, उन्होंने व्याख्यान दिए, लेक्चर दिए, और एक नई तरीके से इस डिबेट को आगे बढ़ाया। कहा कि भले ही अब आइडियोलॉजीज़ का अंत हो चुका है, लेकिन अब संघर्षों का जो है सभ्यताओं के बेस पे, पहचान के बेस पे अब लड़ाई होगी। और वो पहचान बना आपका, आप देखोगे कि लगभग 1990 में ही फिर गल्फ़ वॉर स्टार्ट हो गया। पश्चिम का जो एक तरह से जो एक संघर्ष था, यानी अगर आप फॉरेन अफेयर्स में अगर आप पश्चिमी जो मिडिल ईस्ट है
यानी मिडिल ईस्ट मतलब क्या है, मिडिल ईस्ट मतलब ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब नेशंस हैं, इनके बारे में, या हम वेस्टर्न एशिया भी इन्हें कह सकते हैं। ये जो देश हैं इनका जो पॉलिटिक्स है, इन पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इराक, ईरान, इज़राइल और जो अरब का जो संघर्ष है, तो उनके संघर्ष की वजह से, क्योंकि इज़राइल और अरब, यानी आपको इसको भी समझना होगा, वो जो सैमुअल हंटिंगटन है वो इसी वजह से कहते हैं कि यानी इज़राइल जो है मोस्टली यहूदी नेशन है और उसको क्रिश्चियनिटीज़ का, यानी जो क्रिश्चियंस हैं उसको, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट मिलता है। जबकि दूसरी तरफ अरब, हमें जैसे कि पता है कि इज़राइल और जो अरब है उनके बीच में संघर्ष कब से होता है, जब इज़राइल को एक नया देश, यानी जो फ़िलिस्तीन हैं, फ़िलिस्तीन के पास उनको एक जगह मिलती है, क्योंकि वर्ल्ड से जितने भी यहूदी लीडर्स थे वो इस बात को राज़ी कर लेते कि हमें अपने मूल जगह पे जाना चाहिए, और उनकी मूल जगह जो थी वो फ़िलिस्तीन के पास थी। लेकिन जो अरब वर्ल्ड है उनको पसंद नहीं करते थे। जब देखा कि हिटलर ने काफ़ी ज़्यादा यहूदियों को मारा, उनको जो एक तरह से हॉलोकॉस्ट में, यानी एक तरह से जो दर्दनाक, जो उनको लगभग 60 लाख यहूदियों को जो मौत के घाट उतारा, उसके वजह से पूरा एक कम्युनिटी बन गई कि हमें अब इजराइलियों को बसाना होगा। और धीरे धीरे काफ़ी पहले से ही उनकी एक जगह निश्चित हो गई थी और वहाँ पर वो धीरे धीरे बसने लग गए थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा बसे। इसी का फ़ायदा उठाकर अरब उनको बिल्कुल नापसंद करते थे और वहाँ पे लड़ाई हुई। और ये लड़ाई किसकी थी? ये लड़ाई थी सभ्यताओं की, क्योंकि आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पे क्रूसेड वॉर भी होता है। यानी क्रूसेड वॉर क्रिश्चियंस और जॉर्डन के पास जो जेरूसलम है वहाँ पर एक जगह है जो कि क्रिश्चियंस के लिए भी होली प्लेसेस हैं और मुस्लिम्स के लिए भी होली प्लेसेस, यानी पवित्र स्थान है वहाँ पर। तो उसी को कब्जा करने के लिए क्रिश्चियंस और मुस्लिम काफ़ी सालों तक कई क्रूसेड्स लड़े, यानी 2000 सालों से लड़ते आए हैं। उसी लड़ाई की वजह से वेस्टर्न चाहता था कि इज़राइल को सपोर्ट करा जाए, अरब चाहते थे कि इज़राइल अगर यहाँ पे रहेगा तो क्रिश्चियनिटीज़ का और ज़्यादा ताकत में आएंगे, वो और ज़्यादा प्रभुत्व में आएंगे। तो इसी के वजह से सारे के सारे देश, मिस्र, जो सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, सब मिल कर के अटैक करते हैं इज़राइल पे। लेकिन इज़राइल इतना शक्तिशाली था या उसको क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, तो उन्होंने बहुत ही ताकतवर के साथ, बहुत ही एक तरह जज्बे के साथ उन्होंने पूरे अरब देशों का मिल कर के सामना किया, और वो अब भी कर रहे हैं। साथ साथ उनको वेस्टर्न वर्ल्ड का, यानी खासकर अमेरिका और यूरोप का सपोर्ट भी प्राप्त था, जिसकी वजह से वो जीतते हैं। तो ये एक पूरे अलग टॉपिक है। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं धीरे धीरे इन सारे टॉपिक्स पे, यानी वेस्टर्न एशिया की जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस में उनका क्या योगदान है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यही जो लड़ाइयाँ थी, यानी गल्फ़ वॉर में जो इज़राइल और अरब की युद्ध था, यानी किसका लड़ाई हुई है? आपकी इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटीज़। इसके अलावा फिर इराक और ईरान के बीच में भी लड़ाई हुई, क्योंकि ईरान में जो था एक इस्लामिस्ट जो पहले शाह एक लीडर थे, शाह जो थे वो काफ़ी अमेरिका को सपोर्ट करते थे, यानी अमेरिका के जो कल्चर है, डोमिनेंस है, उसको वो फॉलो करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है इस चीज़ का जो है जो एक तरह से आयतुल्लाह खुमानी वहाँ पे उत्पन्न होते हैं, जो कि एक राष्ट्रवादी लीडर थे। राष्ट्रवादी लीडर का मतलब क्या है कि वो फिर से उसी जो धार्मिक, जो कुरान की जो नीति है वो उस पर चलना चाहते थे, और वहाँ पे एक क्रांति होती है। तो यानी इस तरीके से जो वेस्ट में अमेरिका वर्सेस जो इस्लाम था, ये उदय होता है। हम इसी का पूरा एक सिनारियो को वो कहते हैं कि सभ्यताओं का संघर्ष। इसी तरीके से अलग अलग वर्ल्ड में संघर्ष उत्पन्न होते हैं, वो धर्म के बेस पे होते हैं। इसी चीज़ को हंटिंगटन कहते हैं कि वो 8 इस चीज़ को बांटते हैं, यानी विश्व को वो 8 धर्मों में, मोस्टली 8 या 9 धर्मों में बांटते हैं। उस 8 धर्मों के बीच में ही संघर्ष होते रहेंगे भविष्य में, इस बात की वो चेतावनी देते हैं। और हमने कई सारे एग्जाम्पल्स में, अगर आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, क्रिश्चियन वर्सेस इस्लाम, या जो सीनिक, यानी जो चाइनीज़ वर्सेस जो बाकी कल्चर है, तो यानी इस तरीके से वो अफ्रीकन वर्सेस दूसरे जो नेशंस है उसके बीच में संघर्ष। तो बहुत सारे एग्जांपल्स ये प्रूव भी करते हैं कि किस तरीके से अब जो है लड़ाइयाँ जो है वो सभ्यताओं के बेस पे या संघर्ष के बेस पे हो रहे हैं। तो मोस्टली जो 8 जो नेशंस बताए गए हैं, वो 8 नेशन कौन कौन से हैं? वो है आपका वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी वेस्टर्न में मैंने आपको बताया कि यूरोप और अमेरिका आता है। दूसरा जो सिविलाइजेशन है वो आपका आता है अफ्रीकन सिविलाइजेशन। तीसरा है जो लैटिन अमेरिकन, या लैटिन अमेरिकन में जो ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, पेरू है, ये जो इस लैटिन अमेरिकन देश हैं, ये देश आते हैं।
फिर आपका इस्लाम नेशंस यानी इस्लाम सिविलाइजेशन जिसमें पूरा का पूरा अरब आता है। इसके अलावा फिर जो सीनिक है, सीनिक में जिसमें चाइना और उसके आसपास के देश आते हैं जो कन्फ्यूशियस रिलीजन को फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो है हिंदू रिलीजन एक अलग सभ्यता माना गया है। हिंदू में मोस्टली इंडिया आता है और साथ साथ इसमें नेपाल और भूटान को भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन प्राइम में आपका इसके अलावा ऑर्थोडॉक्स में मोस्टली जो है और ऑर्थोडॉक्स यानी क्रिश्चियनिटी जो है रशिया इसको फॉलो करता है। रशिया के आसपास के जो नेशन है ईस्टर्न यूरोप के, और एक जापानीज़ हैं। और नेक्स्ट है जापानीज़, यानी जापानीज़ का एक अपना अलग कल्चर है, उनकी अलग पावर है, उनकी अपने एक अलग सत्ता है। तो इन 8 जो सभ्यताएं हैं इनके बीच में संघर्ष होगा। इसी को एसपी हंटिंगटन ने एक तरह से सभ्यताओं के बीच में संघर्ष कहा है। सभ्यताओं का मतलब क्या है? सभ्यताओं का मतलब इनके जो बीच में जो डाइवर्सिटी है, यानी जो हालांकि अभी जो संघर्ष है वो इससे भी ज़्यादा डीप हो चुकी है। यानी भले ही जैसे अरब है, अरब में तो सारे के सारे मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में संघर्ष होते हैं। इसी तरीके से जो है अफ्रीका में बहुत सारे जो अफ्रीकन का जो भी ग्रुपिंग है उसमें अलग अलग जो अलग अलग एथनिक के लोग हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। रवांडा, बुरुंडी या जो सोमालिया, सूडान, इन सब में बहुत सारे एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बहुत भयानक कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। हम उनको भी अलग से पढ़ेंगे जब अफ्रीकन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अब जो विश्व है पूरी तरीके से सभ्यताओं के बीच पे, सभ्यताओं के आधार पे लड़ाई करेगा। इसी को एसपी हंटिंगटन ने अपने प्राइम या एक तरह से मुख्य उद्देश्य माना है, और ये कहा है कि अब जो विश्व है वो अब 2 ध्रुवीय नहीं रह गया, अब में मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया। यानी मल्टीपोलर का मतलब क्या है कि अब ये सारी शक्तियाँ उभर रही हैं। चाइना अपने आप में शक्तिशाली है, इंडिया अपने आप में शक्तिशाली है, जापान अपने आप में शक्तिशाली है, और अरब अपने आप में शक्तिशाली है क्योंकि वहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज है। अफ्रीका भी अपने आप में शक्तिशाली है, लैटिन अमेरिका भी अपने आप में शक्तिशाली है, और वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका अपने आप में शक्तिशाली है। तो ये सारे जो शक्तिशाली जो देश हैं या जो कल्चर है, ये जो सभ्यताएँ हैं, इनका अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग इनकी आइडियोलॉजीज तो नहीं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग सभ्यताएँ हैं जो कि एसपी हंटिंगटन मानते हैं। तो इन्हीं सभ्यताओं के आपस में डोमिनेंस की वजह से, प्रभुत्व की वजह से, वर्चस्व की वजह से आपस में ये संघर्ष करेंगे, और इसी संघर्ष को सभ्यताओं का संघर्ष कहा है एसपी हंटिंगटन ने। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और जो अगर आपको ये समझ में आई है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं बाकी जो नेट के रिगार्डिंग में जो और भी वीडियोज़ हैं मैं उसको और भी वीडियोज़ बनाऊँगा जिसपे हम पढ़ेंगे वेस्टर्न जो पूरा जो पॉलिटिक्स है, जिसमें ईरान इराक के संघर्ष है, इज़राइल अरब संघर्ष है। इसके अलावा अमेरिका का किस तरीके से कोल्ड वॉर के टाइम में अरब को यूज़ करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।